हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अपना एजुकेशन में। तो दोस्तों देखिए, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अपना एनसीईआरटी क्लास 6 की सोशल साइंस। कौन सी? सामाजिक विज्ञान। ठीक है, हिंदी मीडियम सामाजिक विज्ञान। ये मेरा चैनल हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, लेकिन जो मैं बुक्स रेफर कर रहा हूँ वो हिंदी मीडियम की है। तो एनसीईआरटी की कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं, अध्याय 8। ठीक, मैंने आपको 7th चैप्टर तक पूरा फिनिश करा दिया था। यहाँ तक मैंने नगर प्रशासन पढ़ाया था पिछले वीडियो में, उससे पहले मैंने गांव का प्रशासन ये पूरा पढ़ाया था। अभी आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इकाई नंबर 4 यानी कि चैप्टर नंबर 8, और जिसका नाम है, आज जो हमारा बेसिकली अगले दो चैप्टर जो होंगे 8वां और 9वां, उसमें हमारा डिस्कशन होगा आजीविका के बारे में। आजीविका मतलब लोग पैसा कैसे कमाते हैं, अपना जीवन कैसे चलाते हैं। जिसमें चैप्टर 8 में हम पढ़ेंगे बच्चों क्या, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। जो आप ग्रामीण क्षेत्र देखते हैं, जो गांव देखते हैं, उनमें लोग अपना भरण पोषण कैसे करते हैं, अपना पेट कैसे पालते हैं, कैसे पैसे कमाते हैं, क्या क्या साधन होते हैं, तो उसको पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 8 में। और जो अध्याय 9 होगा उसमें हम पढ़ेंगे शहरी क्षेत्र में आजीविका के, शहरी क्षेत्र में लोग कैसे पैसे कमाते हैं, क्या उनके आजीविका के साधन होते हैं, वो रहेगा शहरी क्षेत्र के लिए। तो बच्चों, हम अपना इस चैनल वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर दोस्तों मेरे चैनल पर आप अगर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो आने वाले वीडियोज हैं, अभी तो हमने क्लास 6 कंप्लीट किया है, अभी हम इसके साथ साथ मेरा ज्योग्राफी भी चल रहा है, भूगोल के भी मैंने सारे वीडियोज बनाए हैं, हिस्ट्री इतिहास के भी मैंने वीडियोज बनाए, फिर 6th को पढ़ाऊंगा, फिर उसका 7th के बनाएंगे, फिर हम 8th के, ऐसे करते करते हम 12th तक बनाएंगे। सारे वीडियोज, सारे क्वेश्चन आंसर सब हम कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपको अगर अच्छा लग रहा है, चैनल अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि इससे आपको फायदा होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कराइए। देखो दोस्तों, अभी हम अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। तो पहले पार्ट में हमने अपने जीवन में मौजूद अनेक तरह की विविधताओं पर नजर डाली। तो पहला जो पार्ट पढ़ा हो आपको याद हो तो, जिसमें हमने विविधता के बारे में पढ़ा, इसने इस पर भी विचार किया कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले वहां के लोगों के काम धंधे पर कैसे असर पड़ता है। देखो, अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनके काम धंधे भी क्या होते हैं बच्चों, अलग अलग होते हैं। वहां पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वहां की फसलें या दूसरी चीजें किस तरह उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, ये हमने जाना था। जब अलग अलग क्षेत्र होंगे, जैसे कोई पहाड़ी क्षेत्र है, कोई मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, कोई द्वीपीय क्षेत्र है, कोई समुद्री क्षेत्र है, तो वहां पे क्या है बच्चों, अलग अलग तरह की, कहीं बर्फ पड़ती है, तो इस तरह से वहां पे जो पेड़ पौधे होंगे, फसलें होंगी, वो भी अलग अलग होंगी, रहने का तरीका भी अलग अलग होगा। वही तो विविधता है हमारे देश की। इस पार्ट में हम यह देखेंगे कि गांव में लोग किन विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं। गांव में जो लोग हैं कितने तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं। पहले दो पाठों की तरह यहाँ भी हम उनकी पड़ताल करेंगे कि क्या लोगों के पास आजीविका चलाने के समान अवसर हैं। तो हम भी यहाँ पे ये देखेंगे कि जो लोग हैं उनके पास समान अवसर हैं कि नहीं आजीविका चलाने के लिए, या फिर यहाँ पे भी क्या है बच्चों, असमानता है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, देखो, विविधता होना एक अलग चीज है, कोई अलग काम करता है, कोई कोई काम करता है, वो एक अलग चीज है, लेकिन लोगों के पास समान अवसर है कि नहीं, ये प्रोवाइड करता है समानता, ये हमें देखना है। उनके जीवन की परिस्थितियां एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती हैं, और हम ये देखेंगे जो लोग हैं जो गांव में रहते हैं उनके जीवन की जो परिस्थितियां हैं वो एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती हैं, और वे किन समस्याओं का सामना करते हैं। ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये देखो आप गाँव का कितना सुंदर है, आपका ये क्या है, चित्रण है, गाँव का चित्रण है, सुंदर। देखा आप, ये देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये नदी है, देखिए सूरज उग रहा है, ये कोई ढकेल लगा रहा है, ये देखिए सांप बीन बजा रहा है, ये पेड़ है, यहाँ पे लड़की खेल रही है, यहाँ कोई कोई फूल चुग रहा है, यहाँ पे देखिए आप, ये पेड़ है, यहाँ खेती कर रहा है किसान, यहाँ पे घर बना रहा है कोई, यहाँ पक्षी बैठे हुए हैं, यहाँ पे कोई ये व्यापारी दुकानदार बैठा हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं कितना अच्छा सुंदर चित्र है, किसी ने कितनी अच्छी कलाकारी की है। ऊपर दी गई तस्वीरों में जो लोग काम करते हुए दिख रहे हैं उन काम का वर्णन कीजिए। तो आप बच्चों इस तस्वीर के जरिए आप वर्णन कर सकते हैं, जैसे ये खेती कर रहा है तो ऐसे कर करके आप क्या करेंगे, पूरा वर्णन कर दीजिए इसका। ठीक है, खेती से जुड़े कामों को अलग कीजिए, और खेती, जो काम खेती से जुड़े हुए नहीं है उनकी सूची बनाइए। जैसे कोई दुकानदार है, क्या वो काम खेती से जुड़ा है, नहीं जुड़ा ना, तो ऐसे करके आप क्या करिए बच्चों, सूची बनाइए। आपने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कई तरह के काम करते हुए देखा है, उनमें से कुछ का चित्र बनाकर उनके बारे में देखिए। आपने गांव में देखा होगा बहुत सारे लोग अलग अलग काम करते हैं। जैसे कुम्हार होते हैं, कुम्हार क्या करते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, बनाते हैं कि नहीं बनाते। खाती या बड़ी, बड़ई जो होते हैं, खाती या फिर बड़ई, लकड़ी का काम करते हैं, आपने ये देखा ना। तो इस तरह से आप क्या करिए, इन सब का आप चित्रण कीजिए और आप इनके सबके काम के बारे में लिखिए। तो यहाँ से अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। देखो बच्चों, कलपट्टू गांव, गांव का नाम क्या है, कलपट्टू। ठीक,
ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु आपको याद है नीचे की साइड में जो भारत का एरिया है, समुद्री एरिया है, नीचे की साइड में, वहां पे कौन सा गांव है? तमिलनाडु। दक्षिण में, दक्षिण पूर्व में बोलेंगे, ठीक है। जैसे ये हमारा भारत का नक्शा है, ये इस तरह का नीचे की साइड से नक्शा है ना, तो यहाँ पे क्या है बच्चों? तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु राज्य है, तो तमिलनाडु राज्य में समुद्र तट के पास, ये समुद्र का तट है, यहाँ पे पास एक गांव है जिसका नाम है कलपट्टू। यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं, दूसरे गांवों की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना, तो यहाँ पे भी ये सब काम होते हैं। कलपट्टू में कुछ लोग नर्स, नर्स कौन होती है बेटा? जो डॉक्टर होती है, नर्स होती है ना, आप जानते होंगे। शिक्षक, टीचर, धोबी का काम करते हैं। बुनकर, जो बुनाई का काम करते हैं। नाई का काम करते हैं। साइकिल ठीक करने वाले, और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। तो ये सब क्या गाँव में काम हो रहे हैं। यहाँ कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी हैं, दुकानदार और व्यापारी भी हैं। जो मुख्य गली है वह बाजार की तरह दिखती है। जो गली है वो किस तरह दिखती है बच्चों? बाजार की तरह। उसमें आपको तरह तरह की कई छोटी दुकानें दिखेंगी, ठीक है। जैसे चाय की दुकान, सब्जी की दुकान, कपड़े की दुकान, 2 दुकानें बीज और खाद की भी हैं, 4 दुकानें चाय की हैं, जहाँ टिफिन भी मिलता है। टिफिन मतलब जो लंच है, खाना भी मिलता है। यहाँ टिफिन का मतलब है खाने पीने की हल्की फुल्की चीजें। जैसे सुबह क्या मिलेगा? इडली डोसा, फिर उपमा मिलेगा, शाम के नाश्ते में बड़ा मिलेगा, मोंडा और मैसूर पाक मिलता है। ये सब कहाँ मिलता है? उस खाने पीने की चीजों की दुकानों पे। चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है। इसका परिवार रहता है बच्चों? लोहार। तो लोहार आप जानते हो कौन होता है? जो लोहे की चीजें बनाता है, ठीक है। उसके घर में ही लोहे की चीजें बनाने का काम होता है। बगल में क्या होता है? एक साइकिल की मरम्मत की दुकान है। तो साइकिल की मरम्मत की दुकान है, वहाँ साइकिल किराए पे भी मिलती है बच्चों। देख रहे हो, साइकिल वहाँ किराए पे भी मिलती है गाँव में। गांव में 2 परिवार कैसे काम अपनी आजीविका चला रहे हैं? कपड़े धोकर, कपड़े धोते हैं, धोबी का काम करते हैं। कुछ लोग पास के शहर में जाकर क्या करते हैं? मकान बनाते हैं और लॉरी चलाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है। किस लिए? आजीविका के लिए, पैसे कमाने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। गाँव जो है छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आप देख रहे हो, देखो जैसे गाँव जो है छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित जो जमीन है उस पर किसकी खेती होती है बच्चों? धान की खेती। यानी किसकी खेती हो रही है बच्चों? धान की। जो सिंचित जमीन है, सिंचित मतलब जिसमें पानी की पूर्ति हो सकती है। ज्यादातर परिवार जो है खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। ज्यादातर परिवार किसके द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं? खेती के द्वारा। यहाँ आम और नारियल के काफी बाग हैं। यहाँ पे आम और नारियल के कहाँ हैं? बाग हैं। देख रहे हो, आम और नारियल के बाग भी हैं। कपास है, गन्ना है और केला भी उगाया जा रहा है। यानी किस किस की खेती की जा रही है? कपास की, गन्ना की और केला की भी। आइए कुछ लोगों से मिलें जो कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं। तो चलो बच्चों, हम इन लोगों से मिलते हैं जो खेतों में काम करते हैं, और देखते हैं कि हम उनकी आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं। तो आपने अब तक बहुत कुछ सीखा, क्या क्या खेती हो रही है ये भी सीखा। अब हम मिलते हैं तुलसी से, ठीक है। तुलसी कह रही है कि हम सब यहाँ पे रामलिंगम की जमीन पर काम करते हैं। तो तुलसी बोलती है कि कोई रामलिंगम है, उसकी जमीन पर हम सब यहाँ पे काम करते हैं। उसके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं। कितने खेत हैं बच्चों? देख रहे हो आप, 20 एकड़, बहुत ज्यादा। 20 एकड़ क्या है? खेत हैं। शादी से पहले भी मैं मायके में धान के खेतों में ही मजदूरी करती थी। यहाँ मैं सुबह 8:30 से 4:30 बजे तक काम करती हूँ। तो ये क्या, तुलसी क्या है? मजदूरी का काम करती है धान के खेतों में, ठीक है। किसके खेतों में? रामलिंगम के खेतों में। और कितने बजे से कितने बजे तक? 8:30 बजे से 4:30 बजे तक। और वो कह रही है कि मैं शादी से पहले भी यही काम करती थी। रामलिंगम की पत्नी करुथम्मा काम की निगरानी रखती है, और रामलिंगम जिसके खेत हैं उसकी पत्नी वो देखती रहती है कि कौन कैसे काम कर रहा है। साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब मुझे नियमित रूप से क्या मिलती है बच्चों? मजदूरी मिलती है। यह उन मौकों में से एक है। मैं धान रोप रही हूँ। क्या काम कर रही है बच्चों? ये धान की रुपाई कर रही है। धान की रुपाई बोल रही है कि मेरे को हर साल में, हर समय मेरे को लगातार वो नहीं मिलता मजदूरी। जैसे ये देख रहे हो आप, धान की क्या कर रहे हैं बच्चों? रुपाई कर रहे हैं, हाथ से लगा रहे हैं। कितना मेहनत का काम है। तो वो बोल रही है तुलसी कि मेरे को हमेशा साल में हमेशा नियमित मजदूरी नहीं मिलती, मुझे नियमित काम नहीं मिलता, लेकिन जब धान की रुपाई होती है तब मुझे काम मिलता है अच्छे से, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है? मजदूरों की जरूरत होती है। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगम हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए, तो निराई और कटाई के लिए भी बाद में हमको बुलाया जाएगा। जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र हो रही है मुझे झुककर काम करने और देर तक पानी में पैर डुबोए रहने से क्या होती है बच्चों? तकलीफ होती है। तो वो बोल रही है कि जब मेरी कम उम्र थी तब मैं आसानी से काम कर लेती थी, लेकिन जब उम्र बढ़ती जाती है तो क्या बोल रही है कि पैर पानी में डुबो के रखने से तकलीफ होती है। रामलिंगम एक दिन का 40 रुपया मजदूरी देता है।
वो बोल रही है कि रामलिंगम जो है वो एक दिन का कितना पैसा देता है बच्चों, 40 रुपया। देख रहे हो आप, 40 रुपया। मेरे गांव में मजदूरी के रेट से यह थोड़ा कम है। बोल रहे कि मेरे गांव में जो मजदूरी मिलती थी उससे थोड़ा सा कम है, फिर भी मैं मजदूरी के लिए यहीं आती हूँ। रामलिंगम पर मुझे भरोसा है, काम होने पर वह मुझे ही बुलाएगा। बाकी लोगों की तरह वह आस पड़ोस के गाँव में सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता। तो वो कह रही है कि मैं कम रुपए में भी यही काम करती हूँ, क्योंकि रामलिंगम जो है वो काम के लिए मुझे ही बुलाता है। ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब वो बोल रही है कि मेरे पति रमन, तुलसी के पति जो रमन है वो भी एक मजदूर है। हमारे पास क्या है, कोई जमीन नहीं है। इनके पास में क्या है बच्चों, कोई जमीन नहीं है। ठीक है, खुद की जमीन नहीं है, तो इसलिए दूसरों की जमीन पे जाके क्या कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। साल के इन महीनों में वह खेतों में कीड़ों की दवा छिड़कता है। तो बोल रही है कि साल के जो इन महीने हैं वो खेतों में क्या करता है, कीड़ों की दवा छिड़कता है। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास की खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम मिल जाता है। बोल रही है कि जब खेतों में मान लो उसको कोई काम नहीं मिला, जैसे दवा छिड़कने का काम नहीं हुआ, तो उसे पास की खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम मिल जाता है। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलेगा तो उसको क्या काम मिलता है, पास की खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम। ये पत्थर और बालू पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाए जाते हैं। और ये पत्थर और जो बालू है वो पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाए जाते हैं। खेत में काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम करती हूँ। मैं घर में सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, सफाई करती हूँ, दूसरी औरतों के साथ जाकर जंगल से लकड़ी भी लाती हूँ। मतलब खेती के अलावा वो क्या गृह का कार्य भी सारा करती है। गाँव से करीब 1 किलोमीटर दूर क्या है, बोरवेल है, जहाँ से मैं पानी लेकर आती हूँ। मेरा पति घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में मेरी मदद करता है। तो ये क्या तुलसी का जीवन है, उसने अपना पूरा बताया कि मैं घर के काम भी करती हूँ, खेती का काम भी करती हूँ, कपड़े भी धोती हूँ, सफाई भी करती हूँ, और 1 किलोमीटर दूर से वो पानी भी लाती है। और उसका पति क्या काम करता है उसने वो भी बताया। तो आप बताइए, क्या तुलसी को साल भर कमाई के मौके मिलते हैं? नहीं, नहीं मिलते। ठीक है, क्योंकि उसे कमाई के मौके कब मिलेंगे, जब कटाई होगी, निराई होगी, रुपाई होगी या बीड़ा बनाना होगा। इन 4-5 महीनों में ही उसको कमाई के मौके मिलते हैं, जब खेतों में काम की जरूरत होती है। फिर वो बोल रही है कि हमारी 2 बेटियां हमारे जीवन की खुशी है। उनके पास क्या है, 2 बेटियां हैं, दोनों ही स्कूल जाती हैं। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। हमने उसके इलाज के लिए रामलिंगम से उधार लिया था और उस उधार को चुकाने के लिए हमें अपनी गाय बेचनी पड़ी। उन्होंने कहा कि हमारे पास, उसके पास कितनी बेटियां हैं बच्चों, 2 बेटियां हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि एक बेटी पिछले साल बीमार पड़ गई थी, उसको उसको दिखाने के लिए वो अस्पताल ले गए, तो अस्पताल में खर्चा हुआ शहर में। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था, रामलिंगम से उधार लिया था, और उस उधार को चुकाने के लिए उनको क्या बेचना पड़ा, अपना गाय बेचनी पड़ी, क्योंकि वो मजदूरी से तो उधार चुका नहीं सकते थे। ये आपको समझ में आया? जैसा कि तुलसी, आपने तुलसी की कहानी में पढ़ा, ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों का बहुत सारा समय पानी और जलावन की लकड़ी लाने, जानवर चराने में बीतता है। इन कामों से कोई पैसा नहीं मिलता। आप देख रहे हो कि पानी लाने में बहुत सारा समय चला जाता है, लकड़ी लाने में चला जाता है, जानवर चराने में चला, लेकिन इन कामों से कोई पैसा तो नहीं मिलता। लेकिन गरीब परिवारों में ये काम क्या होते हैं बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे मजदूरी से थोड़ा सा पैसा कमाते हैं, उससे गुजारा नहीं हो पाता। घर चलाने और जिंदगी बसर करने के लिए इन कामों को क्या करना पड़ता है, कामों को करना पड़ता है। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतीहर मजदूर हैं। कुछ के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन है। तो हमारे देश में जो ग्रामीण परिवार है, ठीक है, हमारे देश में जो ग्रामीण परिवार, आप जानते हैं हमारे देश में सबसे ज्यादा क्या की जाती है, कृषि की जाती है। सबसे ज्यादा लोग कृषि पर निर्भर है। उस कृषि में भी जो ग्रामीण परिवार है उनमें 40% जो लोग हैं वो क्या है, मजदूर है। वो मजदूरी की तरह काम करते हैं। उनके पास या तो खुद की थोड़ी बहुत जमीन है या फिर दूसरों के खेतों में जाके वो मजदूरी करते हैं। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसमों में होता है। तो इस तरह का जो पलायन होता है वो कुछ विशेष मौसमों में ही हो पाता है। जैसे साल में पूरे समय तो आपको खेतों में काम नहीं मिलेगा, तो फिर क्या करेंगे, आप दूसरे शहर के इलाकों में जाओगे। ठीक है। शेखर, हमें यह धान अपने घर लेकर जाना है। मेरे परिवार ने अभी अभी फसलों की कटाई पूरी की है। हमारे पास बस 2 एकड़ जमीन है। अब इस शेखर के पास कितनी जमीन है बच्चों, 2 एकड़। ठीक है, जबकि तुलसी के पास कोई जमीन थी नहीं, वो कौन थी, खेती है, मजदूर थी। इसके पास 2 एकड़ जमीन है। हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद ले लेता हूँ और बदले में उनके खेतों में जाके क्या कर देता हूँ, कटाई करवा देता हूँ। व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है। उसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों पर उसे धानों को बेचना पड़ता है। बोल रहा है कि व्यापारी से मैं क्या करता हूँ कि धान और बीज ले लेता हूँ उधार में, और उसको जाके मैं अपने धान बेच देता हूँ। बस वो क्या करता है कि थोड़े कम दाम पे लेता है औरों की बजाय। अगर मैं बाजार में बेचूं तो ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए
व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना क्या बेचा है, एजेंट भेजा है कि जिन किसानों ने उधार लिया है वे उसी को अपना धान बेचें, वे उसी को क्या करें बच्चों, अपना धान बेचें। ठीक है, मुझे अपने खेत से, मुझे अपने खेत से, हाँ तो बच्चों हम यहाँ पे थे कि उसने एजेंट भेजा है जिन किसानों ने उधार लिया है उससे, उसको बताने के लिए कि वो भाई मुझे अपना ही धान बेचेंगे। ठीक है, वे उसी को अपना धान बेचेंगे। मुझे अपने खेत से 60 बोरी धान मिलेगा। कितना बोरी धान मिलेगा, 8 एकड़। उसके पास कितना खेत है, 2 एकड़। इनमें से कुछ में से मैं अपना उधार चुका लूंगा और बाकी घर में लग जाएगा, लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाता है, इसलिए मुझे और पैसा कमाने की जरूरत है। इसके लिए मैं रामलिंगम की चावल की मिल में काम करता हूँ। वहां मैं पड़ोसी गांव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उसकी मदद करता हूँ। हमारे पास एक संकर गाय भी है, देख ले वो मजदूरी का भी काम कर रहा है, और उसके पास एक गाय भी है, उसका दूध भी वह यहाँ की सहकारी समिति में बेच देते हैं। इससे रोज के खर्चों के लिए थोड़ा और पैसा मिल जाता है। कर्ज लेने पर, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, कई बार शेखर जैसे किसान जरूरी चीजें खरीदने के लिए पैसा कर्ज पर लेते हैं। अक्सर ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज पे लिया जाता है। किस चीज के लिए, बीज के लिए, खाद के लिए, कीटनाशक के लिए किससे कर्जा लेते हैं, साहूकार से। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते या फसल को कीड़ा लग जाता है तो पूरी फसल क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। बारिश पूरी नहीं होने पर भी फसल खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते और कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसा कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है। जल्दी ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले उसे चुका नहीं पाता, और इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया। तो आपने समझा होगा किसान कर्ज तले कैसे दबता है। पिछले कुछ सालों में यह किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ से दबकर क्या किया बच्चों, आत्महत्या तक कर ली है। ठीक है, ये आपको समझ में आया, देखा होगी भी आपने अखबारों में, न्यूज़पेपर में भी देखा होगी किसानों ने आत्महत्या कर ली कर्ज में दब के। ठीक है तो तुलसी के काम का विवरण दीजिए, यह रमन के काम से किस तरह लगा, ये आप बता ही सकते हो। तुलसी को अपने काम के लिए बहुत कम पैसा मिलता है, 40 रुपए मिल रहे थे उसे मजदूरी के लिए। खेतों में काम करने वाले मजदूरों को कम पैसे पर काम क्यों करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास कोई और काम है नहीं। आपके क्षेत्र में या आसपास के गांव में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, ये आप बता सकते हो। वहाँ खेती और मजदूर किस तरह का काम कर सकते हो, ये बता सकते हो। निराई करते हैं, गुड़ाई करते हैं, कटाई करते हैं, या फिर रोपाई करते हैं, आप बता सकते हो। अगर तुलसी के पास खेती की जमीन होती और उसकी यहाँ कमाई यानी आजीविका के तरीके कैसे अलग होते, अगर उसके पास खुद की जमीन होती तो वो कैसे काम करती है, आप बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, शेखर का परिवार क्या काम करता है, आपके विचार से शेखर दूसरे मजदूरों को अपने खेत पर काम करने के लिए क्यों नहीं लगाता। शेखर के पास में क्या कितनी जमीन है बच्चों, अभी हमने पढ़ा था 2 एकड़ जमीन है, और उसका पूरा परिवार खेती के काम में ही लगा रहता है। दूसरे मजदूरों को वो इसलिए नहीं लगाता क्योंकि फिर उसे उनके लिए पैसा देना पड़ेगा, तो उसकी इनकम कम हो जाएगी। तो वो क्या करता है कि दूसरे किसानों को अपने खेत में लगा लेता है और उन किसानों की जहाँ पे जाके खुद भी काम कर लेता है, तो एक तरह से उनका दोनों का काम हो जाता है। शेखर शहर के बाजार में अपना धान क्यों नहीं बेच पाता, क्योंकि उसने क्या साहूकारों से कर्जा लिया हुआ है, और साहूकारों से जो कर्जा लिया है उसने उसको चुकाने के लिए वो उन्हीं को अपना धान बेचना पड़ता है कम दाम पे भी। शेखर की बहन मीरा ने भी अपना व्यापारी से उधार लिया था, परंतु वह धान उसको नहीं बेचना चाहती। उसने व्यापारी के एजेंट से कहा कि वह अपना उधार चुका देगी। मीना और व्यापारी के एजेंट के बीच में इसको लेकर क्या बातचीत हुई होगी, दोनों की तरफों को लेकर लिखिए। तो दोनों में ये बातचीत हुई होगी कि आपको हमें ही बेचना पड़ेगा, आपने धान कि जब आपको कर्ज की जरूरत थी तब हमने आपको पैसा दिया था, तो धान तो आपको हमको ही बेचना पड़ेगा। लेकिन मीना ने बोला होगा नहीं, मुझे तो शहर में जो है अच्छी रेट मिल रही है, ऊंचे दामों पे बेचूंगी मैं शहर में जाके, तो उसने ये बोला होगा। तो इसमें क्या हुआ होगा, दोनों में थोड़ा बहुत झगड़ा भी हुआ होगा। ठीक है बच्चों अब उसके बाद में आते हैं कि शेखर और तुलसी के जीवन में क्या समानता है। शेखर और तुलसी के जीवन में क्या समानता है, शेखर और तुलसी के जीवन में क्या समानता है। आपको उत्तर के लिए निम्नलिखित, आपके उत्तर के लिए निम्नलिखित आधार हो सकते हैं। उनके पास कितनी जमीन है, उनको उधार क्यों लेना पड़ता है, उनकी कमाई के क्या साधन है, उन्हें दूसरों की जमीन पर काम करने की क्या जरूरत है। इन सब के आंसर आप बच्चों दे सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक से आंसर है। ये सब हो गए, यहाँ पे हमने बच्चों ये सारे क्वेश्चन कर लिए। अब देखो रामलिंगम और करुथम्मा। जमीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक चावल की मिल भी है। आपने देखा रामलिंगम के पास मिल में भी है, खेत भी था उसके पास में, और चावल की क्या है बच्चों, मिल भी है। ठीक है, बीज और कीटनाशक बेचने के लिए दुकान भी है। चावल की मिल में उन्होंने कुछ
अपना पैसा लगाया और थोड़ा सरकारी बैंक से कर्ज लिया था। वे कलपट्टू और आसपास के गांव से धान खरीदते हैं। मिल का चावल आसपास के शहर के व्यापारियों को बेचा जाता है। इससे उनकी अच्छी कमाई होती है। रामलिंगम की खेती भी है, चावल की मिल भी है, सरकार से कर्जा लेके मिल भी बना ली। ये सब किसकी कमाई है? रामलिंगम की। भारत के खेतिहर मजदूर और किसान। कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह के खेतिहर मजदूर हैं, शेखर की तरह के छोटे किसान हैं, रामलिंगम जैसे बड़े किसान हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूरों के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं। यानी कि भारत के प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवार में से 2 परिवार खेतिहर मजदूरों के हैं, जो दूसरों की जमीनों पर मजदूरी करते हैं, और कईयों के पास तो छोटे छोटे टुकड़े हैं। शेखर जैसे किसानों को लें तो उनकी जरूरतों के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत के 80% किसानों की यही हालत है। भारत में केवल 20% किसान रामलिंगम जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, भारत में मतलब 80% किसान ऐसे ही हैं, 20% किसान है जो बड़े श्रेणी में आते हैं, ले रामलिंगम जैसे। ऐसे किसान गांव की अधिकतर जमीन पर क्या करते हैं बच्चों? खेती करते हैं, और उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए, जैसे दुकान चलाते हैं, सूद पे पैसा देते हैं, छोटी छोटी फैक्ट्री चलाना, ये सब काम भी करने लग गए हैं। हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं पर भी निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, महुआ बीनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठे करने, शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे अतिरिक्त काम में मदद करते हैं। मतलब महुआ बीनते हैं, जंगल में भी जो चीजें पत्ते इकट्ठा करना, शहद निकालते हैं और इन्हें व्यापारियों को बेचते हैं, उससे भी उनको आय मिलती है। इसी तरह सहकारी समिति को या आसपास के शहर के लोगों को दूध बेचते हैं, उससे भी लोगों को आजीविका मिलती है। समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। आइए अरुणा और पारी बेलन के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा और जाने। यहाँ परिवार कलपट्टू के पास पदुपेटू नाम के गांव में रहता है। मतलब कुछ लोग मछली भी पकड़ते हैं। नागालैंड की सीढ़ी नुमा खेती देख रहे हो, आप देख रहे हो सीढ़ी नुमा टाइप की खेती। ये एक गांव है जिसका नाम है चिजामी। ये कहाँ पे? नागालैंड में, जो कि पूर्वोत्तर राज्यों में। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? इस गांव में रहने वाले लोग चखेसंग समुदाय के हैं। वे सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलाऊ जमीन को छोटे छोटे सपाट, जैसे पहाड़ होता है, इसकी जमीन जो होती है ढलाऊ, उसको छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांट दिया जाता है और उस जमीन की को सीढ़ियों के रूप में बदल देते हैं, और प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारों को ऊपर उठा दिया जाता है, जिससे पानी भरा रहे। आप देख रहे हैं ना, किनारों को ऊपर उठा दिया। पहाड़ पे खेती हो रही है। कौन सी खेती है बच्चों? सीढ़ी नुमा खेती, जिससे पानी भरा रहे। ये चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है। पिजामी के लोगों के पास अपने अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। वे 6 से 8 लोगों का समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं, और जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह बैठकर खाना खाता है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है, जब तक कि काम खत्म नहीं हो जाता। अब देखते हैं अरुण और पारीवेलन। तो पुदुपेटू कलपेट्टू से ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुद्र के पास होते हैं। वहाँ चारों ओर जाल और कैटामरन, मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव की पंक्तियां दिखाई देती हैं। सुबह 7 बजे, यानी जो छोटी छोटी नाव है उनको क्या बोलते हैं? कैटामरन। ठीक है, सुबह 7 बजे समुद्र किनारे बड़ी गहमी हो रहती है। इस समय सारे कैटामरन मछलियां पकड़कर लौट आते हैं। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठी हो जाती हैं। मछली खरीदने और बेचने बहुत सारी औरतें इकट्ठी हो जाती हैं। मेरा पति जो पारीबेलन है, मेरा भाई और जीजा आज बड़ी देर से लौटे। मैं बहुत परेशान हो गई थी। ये हमारे कैटामरन में इकट्ठे ही समुद्र में जाते थे। उन्होंने बताया कि आज वे तूफान में फंस गए थे। किसमें फंस गए बच्चों? तूफान में। आज जो मछलियां पकड़ी उनमें से मैंने परिवार के लिए कुछ मछलियां एक तरफ उठाकर रख दी, और बाकी को मैं क्या करूंगी? नीलाम कर दूंगी। ऐसे कुछ मछली तो अपने लिए रख लेते हैं, कुछ को बेच दूंगी। इस नीलाम से जो पैसा मिलेगा वह 4 भागों में बढ़ जाता है। 3 हिस्से उन 3 लोगों के लिए बढ़ जाते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं। बाकी एक हिस्सा उसे मिलता है जिसकी नाव और जाल है। क्योंकि जाल कैटामरन और उसका इंजन हमारे हैं, तो वह हिस्सा भी हमें ही मिल जाता है। हमने बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा है जो कैटामरन में लगा हुआ है। इससे ये लोग समुद्र में दूर तक जा पाते हैं। ठीक है, नाम में क्या है? इंजन लगा रखा है, जिससे वो दूर तक चले जाते हैं और ज्यादा मछलियां मिल जाती हैं। नीलामी में जो औरतें यहाँ से मछलियां खरीदती हैं, वे टोकरे में भर भर कर गाँव के पास के गांव में बेचने के लिए जाती हैं। कुछ व्यापारी भी हैं जो शहर की दुकानों के लिए मछलियां खरीदते हैं। मैं दोपहर 12 बजे तक ही नीलामी का काम निपटा पाती हूँ। शाम को मेरा पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं। कल सुबह 2 बजे
फिर वे समुद्र की तरफ चल देंगे। हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते, क्योंकि आप देखते होंगे ना समुद्र में क्या है, बहुत सारी लहरें उठती हैं, बादल होता है, मौसम खराब होता है, तो वे 4 महीने फिर मानसून के समय वो समुद्र में नहीं जा पाते, क्योंकि यह मछलियों के प्रजनन का समय होता है। इन महीनों में हम व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। इस कारण बाद में हमें मजबूरी में उसी व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है और हम खुद खुली नीलामी नहीं कर पाते। वे खाली महीने काटना सबसे बड़ा मुश्किल होता है। पिछले साल सुनामी के कारण हमें क्या हुआ था, बहुत नुकसान हुआ था। सुनामी के बारे में आपने पढ़ा था ना ज्योग्राफी में, तो उनको सुनामी की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। ये स्थानीय बाजार में मछलियां बेचती हुई महिलाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय भिन्न भिन्न तरीकों से कमाते हैं। कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल है, जैसे खेत तैयार करना, रुपाई, बुवाई, निराई, कटाई। फसल अच्छी हो इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर हैं। ठीक है। तो बच्चों खेतों में कई तरह के काम शामिल हैं, जैसे खेत तैयार करना, रुपाई, बुवाई, निराई, कटाई। फसल अच्छी हो इसके लिए क्या है, हम प्रकृति पर निर्भर करते हैं। देखो भाई, फसल अच्छी होगी तो किस पर निर्भर करना पड़ता है, प्रकृति पर, क्योंकि बरसात अच्छी होगी बच्चों तभी तो फसल अच्छी होगी। ठीक है ना। अभी कभी कभी क्या होता है कि जाड़ा मार जाता है, जैसे जैसे क्या कहते हैं ओला वृष्टि हो जाती है, कभी कभी पाला पड़ जाता है, तो इन सब से भी फसल क्या होती है, नष्ट हो जाती है। तो इसके लिए हम किस पर निर्भर हैं बच्चों, प्रकृति पर निर्भर हैं फसल के लिए। इस तरह जीवन जो है ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता है। बुवाई और कटाई के समय लोग काफी व्यस्त रहते हैं और दूसरे समय काम का बोझ कम रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसल उगाते हैं। आपको पता है कि अलग अलग एरिया में अलग तरह की फसल होती है। अब पता लगाओ कि आपके एरिया में कौन सी फसल होती है बच्चों, बता लगाना आप, है ना। फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में, उनकी समस्याओं में काफी क्या पाते हैं, समानताएं पाते हैं। ठीक है। लोग कैसे जिंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस जमीन को जोतते हैं वह कैसी है। सही बात है। अगर आपकी बच्चों देखो जमीन उपजाऊ होगी, जमीन अच्छी होगी, तभी तो आपकी फसल अच्छी होगी, और फसल अच्छी होगी तो क्या होगी, आपका पैदावार अच्छी होगी, और पैदावार अच्छी होगी तो आपकी इनकम अच्छी होगी, आय अच्छी होगी, और इनकम अच्छी होगी तो आपका जो जीवन शैली है, जो जीवन है वो कितना अच्छा होगा। ठीक है ना बच्चों। कई लोग उस जमीन पर मजदूरों के रूप में निर्भर हैं। ज्यादातर किसान अपनी जरूरतों को पूरा करने और बाजार में बेचने के लिए भी क्या करते हैं, फसलें उगाते हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे पैसा उधार लेते हैं। गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है, या फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी जमीन, व्यापार और अन्य काम धंधों पर फूल रहे हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं जिनके पास में बड़ी बड़ी जमीनें हैं, बड़े बड़े व्यापार हैं, काम धंधे हैं, तो वो क्या है कि उनकी वजह से उनका जीवन क्या होता है, अच्छा होता है कुछ बड़े लोगों का। फिर भी ज्यादातर छोटे किसान, खेती और मजदूर, मछली पकड़ने वाले परिवार और गांव में जो हस्तशिल्प का काम करने वाले लोग हैं, उनको पूरे साल क्या है, रोजगार नहीं मिल पाता। इनको तो कभी कभी रोजगार मिलता है। आपने संभवतः इस बात पर ध्यान दिया होगा कि कलपट्टू गांव के लोग खेती के अलावा और भी कई काम करते हैं। उनमें से 5 कामों की सूची बनानी है। तो आप बच्चों आपने कलपट्टू गांव के लोगों के बारे में पढ़ा था ना, उनके कामों की सूची बनाना। ठीक है। कलपट्टू में विभिन्न तरह के लोग खेती पर निर्भर हैं, उनकी एक सूची बनाइए। देखो कुछ लोग तो जिनकी खुद की खेती होती है, वो किसान, वो भी खेती पर निर्भर है। कुछ खेती और मजदूर होते हैं जिनके पास खुद की जमीन नहीं होती, वो भी मजदूरी के लिए किस पे, खेती पर निर्भर होते हैं। उनमें सबसे गरीब कौन है, सबसे गरीब कौन होते हैं, जिनके पास में खुद की जमीन नहीं होती, वो दूसरों की जमीन में, खेती में जाके क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं। ठीक है। और उनसे उनकी जो आय होती है वो बहुत ही कम होती है, और उनको पूरी साल भी मजदूरी नहीं मिलती, जिससे उनका जीवन जो क्या होता है, अस्त व्यस्त होता है। कल्पना कीजिए कि आप एक मछली बेचने वाले परिवार के सदस्य हैं। आपका परिवार यह चर्चा कर रहा है कि इंजन के लिए बैंक से उधार लें कि ना लें, तो आप क्या कहोगे, आपको बताओ बैंक से उधार लेना सही है कि साहूकार से। तो आप कहोगे बैंक से उधार लेना सही है, क्योंकि देखो बैंक एक तो क्या है, कम ब्याज दर पे आपको जो है पैसा देता है। दूसरा ये है कि आप बैंक जब पैसा आपको देता है तो वो ये नहीं कहता कि आपको हमें ही कुछ सामान देना है, जबकि आप साहूकार से जब पैसा लेते हो तो आपको साहूकार को ही चीजें बेचनी पड़ती हैं और वो सस्ते दामों पे खरीदता है। ठीक है। तुलसी जैसे ग्रामीण परिवार मजदूरों के पास अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाओं या अन्य साधनों का अभाव होता है। आपने इस किताब की पहली इकाई में असमानता के बारे में पढ़ा। तुलसी और रामलिंगम के बीच का अंतर एक तरह की असमानता ही तो है। देखो रामलिंगम के बीच तो बड़े बड़े खेत थे, इसके बाद व्यापार भी है, तो ये क्या था, अमीर था, ये गरीब था, तो ये क्या असमानता ही तो है। क्या ये उचित स्थिति है, क्या ये उचित है, नहीं है। आपके विचार में इसके लिए क्या किया जा सकता है, आपके विचार में बताओ बच्चों, इसके लिए क्या किया जा सकता है कि उनकी असमानता कम हो। तो इस तरह के क्वेश्चनों को क्या है, आपको खुद करना है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने सारे सॉल्व करा दिए हैं आपको। ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया। अभी हमारे पास में क्या है कि ये कौन सा चैप्टर था बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 8 ये खत्म हो गया। अभी हमारे पास लास्ट चैप्टर बचा हुआ है जो 9th, उसमें क्या पढ़ेंगे हम,
शहरी क्षेत्र में आजीविका, जैसे हमने ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ी ना, अब हम शहरी क्षेत्रों में आजीविका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा लास्ट चैप्टर जो बचा है वो कौन सा है बच्चों, यहाँ पे लिख देता हूँ, शहरी क्षेत्रों में आजीविका। ये हमारा क्या होगा बच्चों, लास्ट चैप्टर होगा। ठीक, इसको हम पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये हो जाता है खत्म। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर बच्चों आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो, मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हो, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।